हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज वीडियो बनाने के क्रम में मैं विश्व इतिहास में आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रांस की क्रांति और उसके कारण कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई। ठीक है, और वो जो क्रांति हुई इसके कारण क्या है, ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। मोस्टली ये जो आपका टॉपिक है वो बेसिकली 5 ईयर और थर्ड सेमेस्टर से रिलेट है। ठीक है, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो फ्रांस की क्रांति से ही प्रारंभ होता है। हालांकि मैंने आपको एक वीडियो डाला हुआ है पुनर्जागरण, ठीक है, तो पुनर्जागरण का वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका सेकेंड पार्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो आपको डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगा कि आपको डेली वीडियो अपलोड जो है मिले, और जिससे आपका कोर्स बहुत जल्दी पूरा हो जाए और आप थोड़ा सा जानकारी जिसके बारे में डीपली जानकारी आपको हो पाए। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे बताने की कोशिश करूँगा कि देखिए किस तरह से जिस तरह से जो इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड का जो उपनिवेशिक विस्तार है, तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इंग्लैंड अर्थात ब्रिटिश का जो उपनिवेशिक विस्तार है वो अमेरिका में भी है। ठीक है, और अमेरिका में जो क्रांति हो रही है, स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है। ठीक है, उस स्वतंत्रता संग्राम में जो फ्रांस के या फ्रांस के जो लुई 16वां है इसमें उसने सपोर्ट किया। ठीक है, कि अमेरिकन क्रांति को सपोर्ट किया और यहाँ से अपने लड़ने के लिए कुछ सैनिकों को वहाँ भेजता है, जिसमें उसको अमेरिका की सहायता करते हैं। फिर वहाँ से जो सैनिक दल है या सैनिक वर्ग है, ठीक है, उसको ये पता चला कि मैं जिसको आज़ाद करने के लिए आया हूँ, ठीक है, उससे मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, इस वजह से वहाँ से लौट कर के आए हुए सैनिकों ने, ठीक है, कमज़ोर वर्ग के लोगों ने अर्थात विशेषाधिकार विहीन वर्ग के लोगों ने एक नया आंदोलन किया। ठीक है, और ये आंदोलन जो हुआ वो लुई 16वें के काल में हुआ। ठीक है, और ये जो क्रांति हुई, ठीक है, वो लुई 16वें के काल में हुई। ठीक है, तो इस वजह से और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे सामाजिक कारण मिलेगा आपको, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, ठीक है, तत्कालीन कारण। ठीक है, तो जो ये क्रांति थी वो तत्कालीन कारणों में से एक थी। हालांकि जनता में पहले से विद्रोह था, उससे कोई ना कोई कारण चाहिए था जिसकी वजह से वो खुलकर के विरोध कर सके। इस तरह से तो मैं आपको बहुत सारे कारणों पर बात करूंगा कि किस तरह से स्टेट जनरल की बैठक ना बुलाया जाना, ठीक है, 175 सालों से लुई 16वां का, ठीक है, ऐसा विवेकहीन या यूँ कह लीजिए विवेक विहीन व्यक्ति था। ठीक है, इसके अलावा कानूनों का किस तरह से उल्लंघन, ठीक है, भ्रष्टाचार, इस तरह से बहुत सारी समस्याएं थी। ठीक है, इस क्रांति को होने के लिए, तो हम उस पर बात करेंगे। मैं लेकिन इन क्रांतियों को होने से पहले मैं आपको इतना जरूर कहूँगा कि ये जब व्यवस्था पहले से ही थी, भ्रष्ट व्यवस्था या इस तरह की व्यवस्थाएं, तो फिर फ्रांस में क्रांति अमेरिका की बात क्यों हुई। इस तरह से बहुत सारे आपको क्वेश्चन सोचने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यूरोप का ही तो अंग है वो फ्रांस, जिसमें बहुत कुछ है, जिसमें उसकी अर्थव्यवस्था, उसमें व्यापारी व्यवस्था, उपनिवेश, ठीक है, विज्ञान की शैली, ठीक है, अभी हम लोगों ने पुनर्जागरण काल में पढ़ा कि किस तरह से इटली ने विकास किया, फ्लोरेंस वगैरह। ठीक है, तो फिर ये सब चीज़ों को भी मायने रखता है कि किस तरह से अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी फ्रांस में क्रांति हुई। तो ये थोड़ा सा मैं आपको जीएस बेस पे यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई। वैसे तो फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति, ठीक है, फ्रांस की क्रांति का जो समय काल है, ठीक है, वो 1789 से 1815 माना जाता है। ठीक है, 1789 से 1815 माना जाता है। तो आप थोड़ा सा दिमाग में इस टाइम ड्यूरेशन को भी रखिएगा कि इस टाइम ड्यूरेशन के समय विश्व में और भी क्या क्या हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, औद्योगिक क्रांति के साथ साथ वहाँ उद्योग का विकास हो चुका है। अब जब जिस क्षेत्र में या जिस देश में या जिस जिले में या जिस घर में, ठीक है, इकोनॉमी सिस्टम बेस्ड रहेगा, तो वहाँ प्रशासन भी सही तरीके से अपडेट किया जा सकता है। मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि फ्रांस में हर चीज़ थी, लेकिन इसका सुचारू रूप से और प्रशासनिक स्तर पे इसका विकास बहुत धीरे धीरे हुआ, या विकास की जो गति थी, ठीक है, वो सही दिशा में नहीं थी। इस वजह से फ्रांस की क्रांति में थोड़ा समय लगा। तो ये जो क्रांति है, ठीक है, इसमें देखेंगे कि जिस तरह से इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, लेकिन इस क्रांति के कुछ परिणाम अपने अलग अलग थे। क्योंकि ये जो क्रांति है, इस समय जो है वो क्रांति हुई,
क्रांति में युद्ध भी हुआ, ठीक है। युद्धों के में भी, इस क्रांति में बहुत सारे युद्ध भी हुए, ऐसा नहीं कि कुछ सब कुछ नॉर्मल तरीके से हुआ था जिस तरह से इंग्लैंड हुआ। इसके अलावा हम लोगों ने अपनी विचारधाराओं में देखेंगे कि किस तरह से इस क्रांति में और विरोध हुआ, निरंकुशता, ठीक है, निरंकुशता के लिए ये क्रांति हुई। और बाद में आप देखेंगे किस तरह से नेपोलियन ने इस क्रांति के बाद स्वयं को गद्दी पर बैठाया और वहाँ निरंकुशता बात फिर से हुई। और उस नेपोलियन का जो समापन है या इस नेपोलियन की जो जीवन परिचय है उसमें हम पढ़ने के बाद में देखेंगे कि किस तरह से नेपोलियन का उत्कर्ष हुआ। फिर नेपोलियन ने किस तरह से गणतंत्रीय व्यवस्था लागू की, और गणतंत्रीय व्यवस्था लागू करने के बाद नेपोलियन ने किस तरह से शासक सत्ता में निरंकुशवादिता को बढ़ावा दिया, और फिर किस तरह से वाटरलू के युद्ध में इसका पतन हुआ, ठीक है। तो वहां पे इसको देखेंगे। निरंकुशता के साथ साथ में किस तरह से इसकी एक विशेषता थी साम्राज्यवाद की, है ना, तो ये भी देखेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको थोड़ा सा क्लियरेंस रखना है दिमाग में। बहुत ज़्यादा आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है इस परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन हाँ, जानकारी आपके पास अवश्य होनी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि जो क्रांति आपकी है, ठीक है, इस क्रांति की जो डेट है या जिसका जो समय काल है उसे निर्धारण करने में कई इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है। इसमें जो आपका पहला मत है वो 5 मई 1789 का है। ये 5 मई 1789 का समय इसलिए भी दिया गया हुआ है क्योंकि इस 5 मई 1789 की जो डेट है वो स्टेट्स जर्नल की डेट होती है, यानी स्टेट्स जर्नल की बैठक बुलाई जाती थी। लेकिन पिछले 174 या 175 वर्षों से स्टेट्स जर्नल की कोई भी बैठक नहीं बुलाई गई थी। तो इस तरह से जिस सत्र में इसका विरोध हुआ फ्रांस की क्रांति का, वो स्टेट जर्नल का समय टाइम पीरियड था बैठक होने का, और 5 मई से ले इस डेट को कुछ विद्वानों ने माना है। जबकि इसके विरोध में या कह लीजिए इसके विपक्ष में भी कुछ विद्वानों ने इसे 14 जुलाई का समय माना है। क्या माना है? 14 जुलाई 1789 को इसका टाइम पीरियड माना हुआ है। तो ये थोड़ा सा इतना भी विवादित नहीं है जिस तरह से हम एग्जैक्ट डेट, जैसे हम 1857 की क्रांति की डेट रखते हैं, ठीक है, 10 मई, कहीं कहीं आपको 11 मई मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर डेट की वजह से हमको परिवर्तन की व्यवस्था को लागू मानते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो एक समय एक दिन के लिए नहीं होती, इनकी प्री प्लानिंग बहुत पहले से होती है, ठीक है, ठीक है। इस फ्रांस की क्रांति का समय काल थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसकी जो उद्देश्य की बात है उसमें बिल्कुल भी भिन्नता नहीं है, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको होना चाहिए थोड़ा बहुत। और इसके अलावा जैसे अभी देखेंगे कि किस तरह से फ्रांस की व्यवस्था में क्रांति होगी, फिर युद्ध होंगे, फिर किस तरह से नेपोलियन निरंकुशतावाद को जन्म देगा, ठीक है, फिर किस तरह से साम्राज्य का विस्तार होगा। ये सब चीजें इसके जो है विशेषताओं को हम देखेंगे। और तो और इसके बाद जो क्रांति की अन्य विशेषताओं में है, जिससे कि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर 2 तरह के राज्य बन जाएंगे, विशेषाधिकार भी जो है वो युक्त, और एक कुछ इस तरह से बनेंगे जैसे हम लुईस 14वां के समय काल में देखेंगे। तो क्यों? क्योंकि इस क्रांति का जो उद्भव हुआ है वो लुईस 16वां के समय हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कि तो इस क्रांति का जो समापन हुआ, ठीक है, इस क्रांति का जो समापन होता है, ठीक है, वो युद्ध के साथ होता है। और इसी युद्ध के साथ के बाद में, ठीक है, नेपोलियन ने अपनी निरंकुशवादिता शासन संबंध को या शासन प्रणाली को जन्म दिया। यह जो शासन प्रणाली इसकी थी, ठीक है, वो सीजर व्यवस्था पर थी। किस व्यवस्था पर थी? सीजर व्यवस्था प्रणाली को जन्म दिया, ठीक है। नेपोलियन की सीजर व्यवस्था प्रणाली को जन्म दिया। तो हम इस संबंध में ये भी बात करेंगे कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति हुई, समय काल क्या था, विद्वानों ने इसकी क्या तारीखें मानी हैं, ठीक है। इसके बाद में नेपोलियन किस तरह से अपनी सीजर प्रणाली को एक्टिव करता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देखेंगे, अब देखेंगे हम कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति के, ठीक है, कारण क्या थे। मैं आपको बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। और फ्रांस की क्रांति को हम
अमूमन 2 से 3 वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। हो सकेगा तो एक आध वीडियो में एक्स्ट्रा ही बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ये पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। इस तरह से फ्रांस की क्रांति के अगर आपसे पूछा जाए कि कितने कारण थे, तो फ्रांस की क्रांति के वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन इसमें हम सामाजिक कारण पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? सामाजिक कारण। यही कह लीजिए पहला राजनीतिक कारण होगा, ठीक है, इसको हम दूसरे नंबर पर रखेंगे। पहला जो आपका होगा वो राजनीतिक कारण होगा, राजनीतिक कारण। इसके बाद में आप तीसरा पढ़ेंगे आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के साथ में इसका हम पढ़ेंगे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण के साथ साथ आप एक और पढ़ेंगे तत्कालिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और तत्कालिक कारण। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे, अगर हमें इस बीच में कुछ और भी जानकारी मिलती है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। राजनीतिक कारण में हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक कारण क्या है, ठीक है, यानी राजनीतिक व्यवस्था। तो इसमें आप चाहें तो लुई 16वां से या लुई 15वां से या लुई 14वां से भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लुई जो 14वां का शासनकाल होता है, ठीक है, वो लुई 14वां। देखिए, लुई 14वां जो था वो ऐसा शासक था जो निरंकुश प्रणाली में सबसे सर्वोच्च व्यक्ति था, ठीक है। इसका जो शासन समय होता है वो 1643 से शुरू होता है और करीब करीब 1715 तक रहता है। इसका जो शासन काल प्रारंभ होता है वो 1643 से प्रारंभ होता है और 1715 तक रहता है। कब तक रहता है? 1715 तक रहता है, ठीक है। लुई 16वां का अगर चरित्र देखेंगे तो यह एक निरंकुशवादी शासक था, ठीक है, निरंकुश व्यवस्था का यह निरंकुशवादी शासक था, ठीक है। इसके अलावा इसने स्वयं कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। क्या कहा था? कि मैं ही राज्य हूँ। अर्थात कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की गई लुई 14 के द्वारा कि उसका जो शासन संबंध होगा वो उसी की निरंकुशवादी व्यवस्था पर लागू होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इतिहास में कुछ और भी चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि ये निरंकुशवादी शासक जरूर था। यह निरंकुशवादी शासक जरूर था, किंतु लुई 16वां उस तरह का बिल्कुल शासक नहीं था जिसे हम लोग समझते हैं कि निरंकुशवादी स्वेच्छाचारिता या इस तरह से कुछ ऐसा शासक था जिसने कुछ जोर जबरदस्ती की हो, जनता के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो या जनता को। हाँ, निरंकुशवादी में इसकी प्रवृत्ति थी, लेकिन निरंकुशवादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि लुई 16वां ने जनता को बहुत ज्यादा करों के बोझ से दबा दिया हो या उसकी कर प्रणाली गलत हो, उसके प्रशासन नीति जनता के खिलाफ हो, या फिर उसने अगर ये कहा कि मैं ही राज हूं तो उसके सारे नियम कानून जो है जनता के खिलाफ हो। ऐसा कुछ नहीं था। लुई 16वां ने पहली बार कुछ ऐसे जो है साम्राज्य की नींव डाली, ठीक है, जिसमें ये संप्रभुता या फिर कह लीजिए कि ऐसी राजतंत्र की ऐसी प्रणाली का विकास किया जिसमें राजा के विकास होने के साथ साथ में जनता का भी विकास था। क्योंकि हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से लुई 14वां ने वर्साई के महल की स्थापना की, तो टैक्स से आया होगा, ऐसे तो नहीं। पैसा, आर्थिक व्यवस्था अपने आप में अच्छी रही होगी तभी इतना टैक्स जनता से वसूल किया होगा। टैक्स की दर को कम रखा है जैसे इस वजह से, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लुई 14वां ने किस तरह से अपनी कर व्यवस्था को बढ़ाया। मान लीजिए अगर आपका टैक्स व्यवस्था बहुत ज्यादा रहता है, मान लीजिए आपने 50% या 60% या 75% तक शासन जो है आप टैक्स ले रहे हैं, तो अगर व्यक्ति 75% टैक्स आपको दे रहा है तो सिर्फ वो इतनी ही खेती करेगा जितना कि वो टैक्स देने के बाद में अपने जीवन का निर्वाहन कर सके। तो लुई 14वां ने कहा कि नहीं, टैक्स प्रणाली को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और उसने कहा 33 से और 40% टैक्स लेंगे। तो ऐसे में जो खेती की का रकबा है या क्षेत्रफल है, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी हुई। अर्थात जो व्यक्ति पहले मान लीजिए थोड़े से जीवन यापन या निर्वाहन के लिए क्या करता था
खेती करता था, अब उसने बड़े पैमाने पर खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम्पल है कि पहले व्यक्ति 1 बीघे खेती कर रहा था तो वो फिर मान लीजिए 75% टैक्स उसका दे रहा था, लेकिन अब वही व्यक्ति जो है 10 बीघे खेती कर रहा है तो वो 40% टैक्स दे रहा है। तो 1 बीघे में 75 और आप देख लीजिए फिर कितना अंतर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मान लीजिए 75 रुपए टैक्स दे रहा है बीघे का 1 साल में, फिर उसने 10 बीघे खेती करना शुरू किया और 40% टैक्स दिया, तो उसने कितना रुपए टैक्स दिया राज्य सरकार को? 400 रुपए टैक्स दिया। तो इस वजह से टैक्स की दर घटा करके और क्षेत्रफल में वृद्धि करवा ली। किसमें करवा ली? क्षेत्रफल में वृद्धि करवा ली। इस वजह से लुई 14वें के शासनकाल में कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्था को लागू किया गया और क्षेत्रफल को बढ़ा करके ठीक है राज्य की इनकम में बढ़ोतरी कर ली गई। इसके अलावा जब आप इस तरह से खेती करेंगे, ठीक है, यहाँ कम मात्रा में खेती कर रहे हैं या अधिक मात्रा में खेती कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सरप्लस प्रोडक्शन होगा। और जब सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो इंसान उस सरप्लस प्रोडक्शन को रखेगा तो है नहीं, मतलब बेचेगा तो एक और व्यवस्था जो है पैदा होगी। इस व्यवस्था को हम व्यापार व्यवस्था कह सकते हैं। तो इस सरप्लस प्रोडक्शन से एक और चीज निकल के क्या आई? व्यापार समस्या निकल के आई, यानी ट्रेड। ठीक है, और व्यापार पे भी एक अलग टैक्स वो लेता था। कौन? लुई 14वां। मतलब आप यहाँ उत्पादन को बढ़ा करके उपभोक्ताओं की संख्या को बढ़ा करके उत्पादन और उपभोक्ता की संख्या को ठीक है बढ़ा करके, तो उसने क्या लिया? व्यापार में भी टैक्स कर लिया। व्यापार पर टैक्स, इंसान परिवहन यूज कर रहा है परिवहन पर टैक्स, ठीक है, अगर सरकारी पुल यूज कर रहे हैं तो जो है जैसे भारत में प्राचीन काल में तट देकर होता था, उसी तरह से ये भी कर लेते थे। एक देश से दूसरे व्यापार का संबंध हुआ, उपनिवेशवाद की व्यवस्था लागू हुई। किस तरह से फ्रांस ने यूरोपियन कंट्रीज में, जिसे आपने इंग्लैंड देख लीजिए, इंग्लैंड को हुआ, ठीक है, 19 देशों को गेहूं बेचना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से आप देख लीजिए सब चीजों को कितना जो है मोटिवेशनल मिलता है। तो ये लुई 14वें के कार्य थे जो इसकी विशेषता थी। और तो और मैं इसकी एक विशेषता आपको लिख दे रहा हूँ कि इसने ठीक है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। ठीक है, तो लुई जो है 14वें ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया? प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। जब शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, ठीक है, तो जब प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई तो इसका मतलब जनता में शिक्षा की भावना उत्पन्न हुई होगी, शिक्षित वर्ग के विकास होगा, और जब शिक्षित वर्ग का विकास होगा तो व्यापार का विकास होगा, जब शिक्षा का विकास होगा तो स्थापत्य का विकास होगा, तो शिक्षा का विकास होगा तो लोगों में साहित्य का विकास होगा, जब साहित्य का विकास होगा तो जागरूकता आएगी, जब जागरूकता आएगी तो इस तरह से शिक्षा के माध्यम से अन्य चीजों का भी विकास संभव हुआ, जो लुई 14वां के काल में बहुत तेजी से हुआ। और लुई 14वां का ही ठीक है समय था जिसमें फ्रांस ने अपना बहुत ज्यादा विकास किया। इसके बाद में आप देखेंगे लुई 15वां। क्या देखेंगे? लुई 15वां। जो लुई 15वां शासक था, ठीक है, लुई 15वां शासक ये ऐसा शासक था जो खुद का विवेक प्रयोग नहीं करता था, खुद का विवेक प्रयोग नहीं करता था। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि लुई 14वां ने जब वर्षाएं का महल बनवाया था तो वर्षाएं का महल उसने इस उद्देश्य से नहीं बनवाया था कि वहां पर कोई भी राजा या लुई 16वां जैसा शासक जाकर के ठीक है विलासिता का जीवन व्यतीत करेगा। उसने इसलिए बनवाया था कि वहां की जो प्रदर्शनशीलता है या जो पर्यटक हैं, ठीक है, उनकी संख्या में इजाफा होगा। ठीक है, इस वजह से उसने बनाया था। और महल को देखेंगे तो एक नए पर्यटक के रूप में जब लोगों का आना जाना शुरू होगा तो इस तरह से देश का विकास होगा। जैसे हम ताजमहल को एक पर्यटक स्थल के रूप में मानते हैं और उसमें फिर हम उसके माध्यम से कई लोगों की रोजी रोटियां चलती हैं, व्यापार का एक स्रोत है। ठीक है, लोग उसे देखने आते हैं और वहाँ के आसपास के लोगों का इनडायरेक्टली वे में इनकम होती है। तो वो सब चीजें भी इसके दिमाग में चल रही थी, इसके लुई 14वां के दिमाग में। ठीक है, उसका मेंटेनेंस चार्ज इसीलिए वो अप्लाई करता था जनता से। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लुई 16वां क्या कहता है, लुई 15 का जो शासन काल होता है वो देखिए यहाँ पर 1715 में उसका शासन खत्म हो रहा है लुई 15 का। और इसका जो है ठीक है जो शासन शुरू होगा लुई 15 का शासन काल आप देख रहे होंगे कि 1715 के बाद आप देखेंगे 1774 से और 1793 तक। ठीक है, शासन काल लुई 15 का रहेगा। तो लुई 15 का जो शासन काल होता है, ठीक है, इसमें अकर्मण्यता, कर्म विहीन व्यवस्था, खुद का विवेक का प्रयोग ना करना, ठीक है, कहीं न कहीं जो सभासद हैं, ठीक है, और उनको
सभासदों का, ठीक है, मुरीद बनना, इस तरह की बहुत सारी कमियां लुई 15 के शासनकाल में इसके चरित्र में आना प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है। खेती के ऊपर टैक्स बढ़ाना और स्थापत्य की तरफ थोड़ा सा विकास जरूर इनके काल में हुआ, लेकिन स्थापत्य का कोई ऐसा मतलब नहीं था, ठीक है। इसमें समाज जो है दो वर्गों में, हालांकि दो वर्गों में, ठीक है, यहाँ भी बटा हुआ था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था कि जो विशेषाधिकार लोग थे, ठीक है, विशेषाधिकार वर्ग के जो लोग थे वो विशेषाधिकार विहीन, विशेषाधिकार विहीन वर्ग का शोषण करे, ये व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। लेकिन लुई 15 के समय ये व्यवस्था आ जाती है और इस तरह से न्याय व्यवस्था में, धर्म की व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, ठीक है, उच्च वर्ग के लोगों का शामिल हो जाना और, ठीक है, इनके लिए नियम कानूनों की व्यवस्था को अलग कर देना, ये सब चीजें बहुत सी स्टेट जनरल की बैठक में, ठीक है, इसको स्थगित करना, ये सब चीजों की वजह से लुई 15 का जो चरित्र है वो एक अलग तरीके का चरित्र छाप डालता है, जिसकी वजह से, ठीक है, फ्रांस में इस तरह की जो है, ठीक है, सामाजिक राजनीतिक अराजकता के विकास हुआ, जिसमें सामाजिक व्यवस्था पर बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रभाव डाला। तो इस वजह से लुई 15 का जो शासन काल है, ठीक है, वो इस वजह से माना जाता है, जिससे हम आपको इसमें बताया था कि शासक जो था यहाँ पर निरंकुश शासक जरूर है, लेकिन ये निरंकुशवादिता दूसरी है, और जो निरंकुशवादिता लुई 15 के समय थी वो निरंकुशवादिता दूसरी है। इस निरंकुशवादिता में स्वेच्छाचारिता है, इस निरंकुशवादिता में, ठीक है, जो है कर्म विहीन शासन व्यवस्था है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से, क्यों, क्योंकि जिस तरह से लुई 16 ने कहा था कि मैं ही राज हूं, उसी तरह से लुई 15 ने कहा था कि जितनी शासन व्यवस्था है, जितना मेरे लिए है वो भी मेरे लिए पर्याप्त है। और इसी ने कहा था अपने मरते समय या मरने, अपने उत्तरार्ध जीवन में कि मेरे मरने के बाद प्रलय आएगी। ये कथन भी इसी का है, आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, कहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट रत्नों में से एक है कि जिस तरह से लुई 16 ने कहा कि मैं ही राज हूँ, उसी तरह से लुई 15 ने कहा कि मेरे मरने के बाद प्रलय आएगी। क्या आएगी? प्रलय आएगी, ठीक है। किसके मरने के बाद प्रलय आएगी? लुई 15 के मरने के बाद प्रलय आएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मनमाना कानून, ठीक है, जैसे इन्हीं के समय क्या है, मनमाना कानून, ठीक है, मनमाना कानून, ठीक है। तो इस तरह से मनमाना कानून भी इसी के समय लागू हो जाता है, ठीक है। प्रांतीय स्तर पर भी इसके कानून की व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आप जैसे पैसे से ही न्याय व्यवस्था खरीदी जा सकती थी, पैसे से ही न्याय व्यवस्था बनाई जा सकती थी, ठीक है। इसी तरह से लुई 16 जो है लुई 15 के समय आप देख रहे होंगे कि 1664 एडी यानी 1664 के बाद स्टेट जनरल की बैठक बुलाना बंद हो जाती है। तो ये सब बहुत सारे इसके कारण थे जो है फ्रांस की क्रांति के। इसके अलावा इसमें चुनाव और संगठन जो था, ठीक है, वो जनजातियों के आधार पर, यही कह लीजिए, ठीक है, इनकी जानकारी देना बंद हो गई थी। इसके अलावा राजा पर, ठीक है, पार्लिमा संगठन होता था, पार्लिमा। मैं इस पर थोड़ी सी आपकी जानकारी पर प्रकाश डालूंगा जरूर, ठीक है। मैं इसको यहाँ मिटा दे रहा हूँ। थोड़ा सा इतिहास को मोडिफाइड करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत आसानी से इतिहास को पढ़ेंगे और आपको इतिहास आना प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा सा सोच की विकसित करिए कि ऐसा हो सकता है या पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को उस लेवल का भी सोचने पर मजबूर करिए अपने आप को कि आप ये सोच सकें कि क्रांति में जो भी मेरे सामने मटेरियल आ रहा है वास्तव में कितना ऑथेंटिक है, ठीक है। तो मैंने आज देखा था कि एक पार्लिमा होता था, पार्लिमा, ये एक संगठन है। क्या है? संगठन है या सभा है। इस पार्लिमा जो होती थी उसका काम क्या है था? तो देखिए, पार्लिमा का पहला जो काम होता था कानून बनाना, ठीक है, ये तय करना, टैक्स को तय करना, ठीक है, टैक्स को तय करना। इसके अलावा पार्लिमा का काम ये भी होता था कि कोई से नया कानून है कि जनता के हित में है तो लागू करना है या नहीं लागू करना है, ठीक है। राजा तो पार्लिमा पर जो सदस्यों, ये जो सामंत सदस्यों की नियुक्ति होती थी, ठीक है, सामंत सदस्यों की नियुक्ति होती थी, ठीक है, वो चुनाव द्वारा होती थी। किसके द्वारा होती थी? चुनाव के द्वारा होती थी। इसी पार्लिमा सदस्य में कुछ समय बाद, ठीक है, जो सामंत वर्ग के लोग होते थे
वो इसको पद को खरीद करके, ये कह लीजिए इनको खरीद फरोख्त करके, इन पदों को खरीद करके, ठीक है, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, ठीक है, कुलीन वर्ग के लोग थे, वो इस पर विराजमान हो गए। इस वजह से परगना जो है धीरे धीरे किधर डाइवर्ट हो गई, वो कुलीन वर्ग के लोगों में विशेषाधिकार युद्ध के लोगों के पास ये संस्था चली गई, जिसके बाद धीरे धीरे इसका वर्चस्व खत्म हो गया और इस पे जो नियम कानून बनाए गए वो राजा के अनुसार ही बनाए जाते थे लुई 15 या 16 के टाइम पीरियड में। तो आपके दिमाग में हर चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और ये परगना कानून की जो संगठन था वो दो स्थानों पर था। पहला तो ये पेरिस के लिए था, पेरिस में था, और दूसरा तो आपको पता ही, ठीक है, फ्रांस में। तो आपके दिमाग में होना चाहिए जो परगना खत है पेरिस की है वो तो ऑथेंटिक है और इसमें गुणवत्ता की विशेषता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोलैप्सेशन है। तो ये इस वजह से जो है फ्रांस की क्रांति और होने की संभावनाएं बढ़ गई, क्योंकि परगना जो संगठन था वो अपना वास्तविक रूप से काम नहीं कर रहा था। जैसे आपके यहाँ भारत में अगर पार्लियामेंट हो और वो अपना सही से काम ना करे, हालांकि भारतीय पार्लियामेंट में ऐसी कोई अभी समस्याएं है नहीं, ठीक है, यहाँ का जो विधायी कानून है वही सर्वमान्य है, ठीक है, कानून के आधार पर ही शासन चलाने की अनुमति है। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल चलनी चाहिए। ये चीजों का इसमें भ्रष्टता आ गई, ठीक है, अराजकता आ गई, इसी में कानून संगठन की अव्यवस्थाएं आ गई। इस वजह से परगना भी अपने आप में वो उचित कार्य नहीं कर पाती जिसके लिए उसका गठन किया गया था, ठीक है। और इसके बाद आप देख रहे होंगे परगना जो है, ठीक है, इस पदों पर जब ये लोग आ गए, ठीक है, तो उसके बाद शासन व्यवस्था बदल जाती है। क्यों? क्योंकि जो लुई 15वां है, लुई 15वां, ठीक है, इसकी और भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जिसे इनके समय पीरियड में इसका सुशासन काल है वो 1715 से 1774, मैंने शायद वहां पे गलत लिख दिया था। इसका जो शासन काल है, ठीक है, वो 1715 से 1774 माना जाता है, ठीक है। मैंने शायद वहां पर आपको ये समय काल लिख दिया था 1774 से 1793, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो ये जो समय पीरियड है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। लुई 15वां जो था, ठीक है, इसने ही, मैंने क्या कहा था कि किसी ने कहा था, कोटेशन दिया था कि मेरे मरने के बाद प्रलय आएगी, ठीक है। तो ये सब क्यों प्रलय आएगी, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लुई 16वां को बहुत अच्छे से जानता था। लुई 16वां के चरित्र जो है, ये जो लुई 16वां है, ठीक है, इसकी जो एक रानी है, रानी अंत्यानेत, रानी अंत्यानेत, ये जो रानी अंत्यानेत है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावी महिला है और इसका लुई 16 पर पूर्ण रूप से प्रभाव है। बहुत ही सुंदर महिला है, ठीक है। ये जो महिला है ये ऑस्ट्रिया के सम्राट, ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ की बहन है, जोसेफ की बहन है, ठीक है। और ये मारिया थेरेसा की पुत्री है, मेरिया या मारिया थेरेसा, ठीक है, मारिया थेरेसा की पुत्री है, ये जो महारानी थी, ठीक है, उनकी पुत्री थी। तो बहुत ही एक प्रकार से राजकुमारी ही थी, ठीक है। तो रानी अंत्यानेत पर लुई 16वां के ऊपर रानी अंत्यानेत का पूर्ण से प्रभाव रहता था। और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लुई 16वां था उसने अपना समस्त समय, ठीक है, वर्षाएं के महल में बिताया, ठीक है। ये युद्ध प्रिय शासक नहीं था, युद्ध से डरता था, ठीक है, और युद्ध अगर होता भी था तो स्वयं युद्ध में शामिल नहीं होता था। कहा जाता है ये वर्षाएं का महल है, इसमें कम से कम 18,000 निवासी थे, ठीक है, यहाँ लगभग 18,000 निवासी थे, ठीक है। और ये जो 18,000 निवासी थे, ठीक है, निवासियों में, ठीक है, 18,000 निवासियों में करीब करीब 16,000, करीब करीब 16,000, ठीक है, 16,000 जो निवासी थे, ठीक है, वो इसी के नौकर चाकर हैं, इसी में क्या है, नौकर चाकर हैं, ठीक है। इसके अलावा इन में करीब करीब, तीसरे पॉइंट में आप नोट कर लीजिए कि लगभग 500, ठीक है, जो नौकर थे वो अकेले रानी अंत्यानेत के लिए थे, ठीक है। यानी शासन संबंधी में सारे 18,000 लोग शामिल थे, ठीक है, जिसमें से 16,000 लोग तो केवल नौकर चाकर थे, ठीक है, अर्थात प्रशासन से जुड़े कुछ अधिकारी भी रहे होंगे। इसमें से करीब करीब 500 जो है वो नौकर अकेले रानी अंत्यानेत के लिए थे, ठीक है। और चौथे नंबर पे आप लिखेंगे कि लगभग 200, ठीक है, $200,000, ठीक है, $200, यानी
आई मीन अगर मैं इसे डेटा को कुछ गलत नहीं हूँ कहीं पे, ठीक है, तो 200 प्रति वर्ष, ठीक है, यही $200 प्रति वर्ष। अब ये लाख है, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है, कहीं से अगर मैं कंफ्यूजन होगी इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। शायद 2 करोड़ है शायद पूरा, तो ठीक है, तो ये $200 ही होगा, ठीक है। मैं भी जो भी है थोड़ा सा कंफ्यूजन है मैटर मेरे दिमाग से भी, तो इस पॉइंट को भी यहाँ रहने देते हैं, लेकिन है ये करीब करीब 2 करोड़ वर्ष प्रत्येक वर्ष, यानी लगभग 2 करोड़ वर्ष, ठीक है, सॉरी, लगभग 2 करोड़ प्रति वर्ष खर्च आता था, ठीक है, वर्षाएं के महल में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में रखिए। यहाँ पे घुड़सवार भी था, और लुई सोलोहा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रत्येक दिन जो है शिकार करने जाता था। तो ये सब चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। क्रांति के ये भी बहुत सारे कारण थे कि लुई सोलोहा का चरित्र तो फ्रांस की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है, खास करके उसकी रानी अंतोनेट का चरित्र इसमें और भी जो है, ठीक है, मुख्य भूमिका अदा करता है। तो ये इसके अलावा जो है मैम ने आपको बताया परमार के बारे में भी बताया था, परमार के बारे में आप थोड़ा सा और जान सकते हैं कि क्रांति के शासनकाल में इसका क्या महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, इसमें इस जब संगठन में भ्रष्टाचारिता आ गई, यानी ये संगठन जब भ्रष्ट हो गया, अराजक हो गया, और अराजक होने के साथ साथ इसमें वो स्वेच्छाचारिता आ गई, क्योंकि विशेष वर्ग के लोगों का प्रभुत्व इसमें हो गया। तो इस वजह से क्रांति को एक और रूप मिल गया, ठीक है, इसी परगना संगठन में, ठीक है, की वजह से, ठीक है, कानून को, क्योंकि जो समस्त देश था, इसी परगना संगठन के माध्यम से जो समस्त देश था वो लगभग 2 भागों में बटा हुआ था। जो समस्त देश था, ठीक है, फ्रांस जो समस्त देश था वो लगभग 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। पहला भाग जो था जो पहला भाग था उसे हम एक प्रकार के भाग को प्रांत कहते थे। इसके पहले भाग को हम क्या कह सकते हैं, प्रांत कह सकते हैं, ठीक है। ये और दूसरे भाग को हम लोग जोरातले कह सकते हैं, जरालिते, ठीक है, जरालिते। इसमें करीब करीब 40 प्रांत थे और इसमें करीब करीब इनकी संख्या 34 थी, ठीक है। कि इस समस्त देश को 2 भागों में, प्रांतों में और जरालितों में बांटा गया हुआ था, ठीक है। जरालितो एक प्रकार से ऐसी संस्था थी जिसमें समस्त कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। इसमें समस्त कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो जितने भी सदस्य हैं इसके, ठीक है, समस्त जो सदस्य हैं वो कुलीन वर्ग के लोग हैं, ठीक है, कुलीन वर्ग के लोग हैं। इसमें जो है चुनाव से जैसे सामंतों का, ठीक है, सामंत वर्ग, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति भी इसमें होते थे लेकिन बहुत कम संख्या में, ठीक है, क्योंकि चुनाव या तो जीत नहीं पाते थे या चुनाव में लड़ने नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से जब इस तरह से समस्त देशों में जो भागों में बांट गए, प्रांतों में, जरालितों में, तो फिर जो शासन व्यवस्था थी उसमें जंग लगना प्रारंभ हो गया, कह लीजिए उसमें गिरावट आना शुरू हो गई, ठीक है, स्थानीय शासन में, ठीक है। अराजकता के साथ साथ में आप देख लेंगे कि पूरे समस्त फ्रांस में लगभग 385 प्रकार के, ठीक है, कानून थे। कहा जाता है कि जैसे ही ठीक है घोड़ों का अदला बदली हो जाती थी, या कह लीजिए कि किसी सफर के बाद घोड़ों का बदलना तय था, उसी तरह से हर स्थान पर इन कानूनों का बदलना तय था, ठीक है। यहाँ न्यायालय व्यवस्था पैसों से चलना प्रारंभ हो गई, ठीक है। इसकी वजह से इन वहाँ पे जो नागरिकता स्वतंत्रता थी वो खत्म कर दी गई, यानी कोई नागरिक स्वतंत्र है या नहीं स्वतंत्र है इसके बारे में वो नहीं राजा डिसाइड करेगा। इसके अलावा राजा जो है लोगों की जो इनकम होती थी अर्थात आय होती थी वो राजा की, ठीक है, कृपा पात्र पर निर्भर थी, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे कारण थे, आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं पूरे देश में, ठीक है। जो न्यायालय व्यवस्था के साथ साथ में जो पादरी वर्ग था, धर्म वर्ग था, रोमन कैथोलिक धर्म था, उसका बहुत ज्यादा जो है, ठीक है, कट्टरता आ गई थी। तो इस वजह से ये अवनति का समय था। और रानी अंतोनेट और लुई सोलह के बारे में, ठीक है, विंसेंट महोदय ने, ठीक है, विंसेंट क्रोनिन ने कहा है कि जैसा हम लिखते हैं अंतोनेट के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ अलग विशेषताओं के बारे में बात की है जो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि विंसेंट महोदय ने मैं यहाँ पे कहा है कि रानी अंतोनेट माँ की तरह काम करती है, जबकि लुई सोलह जो है ऐसे व्यक्तित्व की तरह काम करता है जिसमें कुछ इतिहासकारों ने इसे गलत तरीके से इनके बारे में अवधारणा पाड़ रखी है।
क्योंकि सिस्टम जो बिगड़ा लुई 15 के समय बिगड़ा हुआ था। तो ये सब चीज़ों को लेकर के विंस्टन क्रोनिग महोदय ने कहा है। तो आज का जो वीडियो था, ठीक है, वो राजनीतिक, ठीक है, कारण पर था, ठीक है, और इसका हम सामाजिक और धार्मिक कारण कल देखेंगे, क्योंकि सामाजिक जो कारण है उसमें हम कहीं ना कहीं वर्ग विभेद के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और ये 2 प्रकार के वर्गों की बात करेंगे, एक विशेषाधिकार युक्त लोग, एक विशेषाधिकार विहीन लोग। विशेषाधिकार युक्त लोगों में कौन से लोग आएंगे उनकी हम बात करेंगे, और विशेषाधिकार विहीन लोगों में कौन आएंगे उनकी बात करेंगे। इसके अलावा हम धर्म पर बात करेंगे, ठीक है, धर्म पर बात करेंगे, और ये टॉपिक जो होगा, ठीक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि धर्म ने किस तरह से फ्रांस को एक क्रांति के, ठीक है, हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि जो काम नैतिक विजस का, राजाओं का जो प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए उसमें धर्म का रोल क्या था, ये भी हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हुआ है, लेकिन फ्रांस की क्रांति आप इतने आसान शब्दों में और कम समय में समझ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्रांस की क्रांति अपने आप में एक ऐसी क्रांति है जिसने यूरोपीय व्यवस्था से लड़ने की कोशिश की, और ऐसी व्यवस्था से लड़ने की कोशिश की जिसमें जागरूकता है, जिसमें साहित्य का विकास भी है। क्योंकि हम देखेंगे कि किस तरह से 1453, मैंने आपको बताया था कि 1453 में किस तरह से पुनर्जागरण हुआ। उस पुनर्जागरण में सबसे ज्यादा विकास, ठीक है, फ्रांस में इटली के शहर फ्लोरेंस का हुआ, ठीक है, जहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और हम इससे पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से स्पेन में इसाबेल और फर्डिनेंड के, ठीक है, शासनकाल की जो है विशेषताओं के बारे में, जिससे फ्रांस भी प्रभावित हुआ। तो ये बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो इस वजह से फ्रांस की क्रांति को बहुत कम समय में समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से हम पार्ट वाइज इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज आपको राजनीतिक कारण बता दिया गया है, कल मैं आपको एक नया वीडियो लेकर आऊँगा इसके धार्मिक और सामाजिक कारण पर, ठीक है। और भी इसके अलावा मैं आपको 2 मिनट की डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ कहूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशनल के लिए और यही कह लीजिए कि हमारे सपोर्ट के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इसके अलावा मैं आपको अगले महीने से यही कहूँगा, इसी महीने के अंत में आर के अलावा सीटेट, ठीक है, और यूपी टेट, इन दोनों में कुछ ऐसी CGP, EVS और हिंदी की क्लास देना शुरू करूँगा। इसमें EVS और CGP मैं पढ़ाऊँगा, जबकि हिंदी की क्लास आपको एक दूसरे टीचर आके पढ़ाएंगे। इसके अलावा अभी आप लोग चाहें तो कोशिश कर सकते हैं कि कुछ और एग्ज़ाम भी आपको आने वाले हैं, जैसे बिहार आ गया है, ठीक है, तो उसके बारे में तैयार करते रहेगा। कल बिहार के नोटिफिकेशन की कुछ मैं आपको संक्षिप्त कड़ियाँ भी बताऊंगा। तो इसके लिए मैं अलग सा बैच चलाऊंगा, ठीक है। जिन लोगों को इस बैच में आना है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी टीम जो है उसे इस कोर्स के बारे में क्रैक करवाएगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। लो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। गुड नाइट।